नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आखिरकार यूक्रेन की लड़ाई रूस वर्सेस अमेरिका पर क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में इस वक्त है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि रूस और अमेरिका अगर आमने सामने आ गए तो क्या कयामत आ जाएगी। आज यही सवाल हम पूछने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द आज करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रूस ने यूक्रेन आर्मी का फ्यूल डिपो तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर है। यूक्रेनी फ्यूल डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद कई फीट ऊंचा आग का गुबार उठा है। बता दें आपको, नीप्रो के पास मौजूद था यूक्रेन का ये फ्यूल डिपो। रूस ने शाहिद 136 ड्रोन से ये हमला किया। Ебать! Охуеть! Господи, Господи! А що це таке? Господи, Господи, А що це таке? उधर यूक्रेन पर रूसी सेना का एक और बड़ा हमला देखा गया। यहाँ यूक्रेनी ठिकानों पर दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। उसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। हमले में यूक्रेन की कई हेलीकॉप्टर और टैंक तबाह होने का दावा किया जा रहा है। क्रेमेनिया में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला देखा गया है। यहाँ रूस ने यूक्रेन की आर्मी का पूरा कैंप तबाह कर दिया है। रूस ने UR-77 से सटीक हमला किया है। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो तीन बड़ी खबरें जो अभी हमने आपको बताई एक बार फिर से आपके सामने रख दे रहे हैं। किस तरीके से रूस ने यूक्रेन आर्मी का फ्यूल डिपो तबाह किया। दूसरी तस्वीर, यूक्रेन पर रूसी सेना का एक और बड़ा हमला देखा गया। और तीसरी बड़ी तस्वीर भी आपके सामने है। यूक्रेन आर्मी का पूरा कैंप किस तरीके से रूस ने कर दिया तबाह, ये आप देख रहे हैं। रूस के बैक टू बैक हमलों का यूक्रेन ने भी किस तरीके से करारा जवाब दिया है, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। अमेरिकी हाइमार्स से रूसी सेना पर बड़ा अटैक किया गया है। एक के बाद एक यूक्रेन आर्मी ने कई रॉकेट दागे हैं। हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने। जंगी मैदान में यूक्रेन का Mi-24 और Mi-8S हेलीकॉप्टर पहुंच गया। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने बारूद बरसाया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। रूसी आर्टिलरी पर हेलीकॉप्टर से किस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया है, ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क से सामने आ रही है। यहाँ यूक्रेन की 110th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला देखा गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना का मिलिट्री बेस तबाह कर दिया। मिलिट्री बेस में मौजूद आर्टिलरी और टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गए। ड्रोन से बॉम्ब गिराकर रूस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है।
तीन बड़ी खबरें और उससे जुड़ी हुई तीन अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के बैक टू बैक हमलों का यूक्रेन ने माकूल जवाब दिया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी हाइमार्स से रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। फिर हमने आपको दिखाया किस तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने भी रूसी आर्टिलरी पर मिसाइलें दागी है। और तीसरी तस्वीर डोनेट्स्क से सामने आई है, जहां पर किस तरीके से ड्रोन से बम गिराकर रूस को बड़ा नुकसान यूक्रेन की फौज ने पहुंचाया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी एमएलआरएस से किस तरीके से पड़खच्चे उड़ा दिए, ये वीडियो आप देखिए। RM-70 वेम्पायर को शाहिद 136 ड्रोन से उड़ा दिया गया। यूक्रेनी एमएलआरएस में जबरदस्त धमाका हुआ और उसी का ये वीडियो, जहां धू-धू कर जलता दिखा यूक्रेनी सेना का एमएलआरएस। उधर मरिंका से भी खबर सामने आ रही है। यहाँ यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने दिखाई दिए। कैसे घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने घेर लिया। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर RPG-7 रॉकेट लॉन्चर से जवाब देते दिखे यूक्रेनी जवान। दोनों तरफ से जबरदस्त हमलों का ये वीडियो आप देख सकते हैं। मरिंका में जंग का एक और वीडियो भी सामने आया, आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की जबरदस्त स्ट्राइक देखी गई है। रूस ने होवित्जर तोपों से गोले बरसाए हैं। हमले में यूक्रेन के 5 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तीनों खबरें आपके सामने एक बार फिर से हम रख रहे हैं तस्वीरों के साथ, ताकि आप समझ सकें कि जंग के इस वक्त क्या है हालात। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी एमएलआरएस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। दूसरी बड़ी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक मकान में घर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को पहले घेरा गया और फिर आमने सामने की जंग शुरू हो गई। तीसरी बड़ी तस्वीर आपके सामने, रूस ने होवित्जर तोपों से गोले बरसाए, उससे जुड़ी हुई। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनय सर, सबसे पहले आप ही का रिएक्शन मैं चाहूंगी। अब तक कहा जा रहा था कि डॉनबास रीजन में रूस को ऐसी बढ़त मिली हुई है कि यूक्रेन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पर यूक्रेन माकूल जवाब दे रहा है। देखिए, एक तो बात यह कि लड़ाई जो हो रही है 1000 किलोमीटर लंबे फ्रंट पे हो रही है कम से कम। तो ये जो आप दिखा रहे हैं कुछ घटनाएं, वो तो कुछ हिस्से हैं, पॉइंट्स हैं। फौजी लोग इस बात को अच्छी समझ सकते हैं, पर यह है कि मेन लड़ाई जो है वो बाखमुत और के इलाके में हो रही है। मारिनका वगैरह सब पास है। हालांकि अलग अलग खबरें दी जा रही हैं, पर यह है कि अब इस टाइम जो रशियन फोर्स जो है आर्टोमोव जो है बाखमुत को लेने का और उसके आसपास के डोमिनेंट हाइट्स वहां लेने का एक परमानेंट डिफेंस लाइन बनाने चाहती है। तो ये लड़ के छोटी लड़ाइयां होके ये एक कंसोलिडेट की जा रही है फ्रंट लाइन। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है और इस पर हम बाकी मेहमानों का भी ओपिनियन जानेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का पहले हम रुख कर लेते हैं और उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दरअसल ये अरेस्ट वारंट जारी किया है। यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में दरअसल ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने का आरोप लगाकर यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रूसी बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा के खिलाफ भी यह वारंट जारी किया गया है और इस पर रूस का रिएक्शन भी सामने आ गया है। रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है मजाक उड़ाया है। रूस ने आईसीसी के आदेश को कहा टॉयलेट पेपर। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान है जो सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला अवैध है।
तो पुतिन के खिलाफ जिस गिरफ्तारी वारंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये किसकी ओर से जारी किया है, इसका क्या महत्व है और इस पर रूस ने क्या कुछ कहा है, सारी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं जल्दी से। पुतिन के खिलाफ दरअसल गिरफ्तारी वारंट किसने जारी किया, इसे समझिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया। पुतिन पर क्या आरोप लगाकर जारी किया गया? यूक्रेनी बच्चों की रूस में अवैध कस्टडी का आरोप लगाते हुए जारी किया गया और कहा गया पुतिन ने इंसानियत के खिलाफ अपराध करते हुए नरसंहार किया, ये आईसीसी की तरफ से कहा गया और इसी के आधार पर उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। लेकिन रशिया इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? रशिया कह रहा है कि ये टॉयलेट पेपर है। इसके अलावा यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा गया, ये बात भी आईसीसी की तरफ से कही गई है। महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने हम रखें और फिर मेहमानों का हम रुख करेंगे। क्या कुछ आईसीसी ने कहा ये हम आपको बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, अमेरिका की तरफ से कहा गया है पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का फैसला सही है, यह अमेरिका कह रहा है। बट ऑब्वियस है रूस ने क्या कहा, आईसीसी का ऑर्डर हमारे लिए टॉयलेट पेपर की तरह है। तो इस पर वारंट पर भी अब आर पार नजर आ रहे हैं अमेरिका और रशिया। इनकी अदावत कितनी पुरानी है किसी से नहीं छुपा है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो फैसला है, सवाल ये कि क्या गिरफ्तार होंगे पुतिन? असंभव। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? आईसीसी के पास दरअसल किसी की गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। रूस में पुतिन के खिलाफ एक्शन की हिम्मत किसी में भी नहीं है और ये जग जाहिर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस वारंट के फिर क्या मायने? सवाल उठ रहे हैं इस वारंट की टाइमिंग को लेकर भी, लेकिन इस पर अमेरिका का क्या कहना है, इस पर रशिया का क्या कहना है और सबसे बड़ा सवाल क्या लगता है कि क्या गिरफ्तार होंगे पुतिन? तो जो राय निकलकर सामने आ रही है वो ये, क्या संभव लगता है ऐसा? रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आईसीसी अब तक 5 लोगों को सजा सुना चुकी है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका का सहयोग। आईसीसी में कई देशों के 17 मामलों की सुनवाई अब भी चल रही है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसी पर ऐतराज जताया गया है रशिया की तरफ से। अब जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर उनका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन चूंकि जानना चाह रही हूँ। केजे सिंह सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से जो वारंट जारी किया गया है उस पर आपने सुना रशिया की तरफ से क्या कहा गया है, आपका रिएक्शन सर? प्रतिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद, जय हिंद आपके श्रोताओं को। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का, सम्मिलित होने का मौका दिया। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस तरह के कार्यवाही करके वो अपनी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। एक देश जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन या उसमें शामिल ही नहीं है, जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं है, आप उसको कोई नोटिस भी नहीं दे रहे। राइट टू हर्ट भी तो कोई चीज है। तो ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए और अमेरिका के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। ये उनके लिए मेरी राय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आप इस संदर्भ में देखें कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका है। और अभी कुछ दिनों में चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो रूस जाने वाले हैं और अभी चाइना ने एक समझौता सऊदी अरेबिया और ईरान में भी करा दिया है। अमेरिका का ड्रोन भी गिर गया है। तो इन हालात में जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बढ़ाया जा रहा है। पर मैं अनिल सर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। सर, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक सी में जो हुआ वो दुनिया भर ने देखा, किस तरीके से एक बार फिर से रूस और अमेरिका की अदावत कितनी पुरानी है हर कोई जानता है। टेंशन ऑल टाइम हाई है सर, और ऐसे में आईसीसी का ये जो वारंट आया है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग की बात तो यह है प्रतिमा जी कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो रूस जो है 9th एनिवर्सरी क्राइमिया को अपने अंदर मिलाने की, जब उनका वो वहां पर वो हुआ था, वो आज मना रहे हैं। तो रशिया के हिसाब से तो टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात आप बता रही हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का ना अमेरिका मेंबर है ना रूस मेंबर है।
और आप देखा इजराइल के बारे में, जब पैलेस्टीन ने कहा तो इजराइल ने कहा मेरा कोई भी सैनिक जाकर के वहां पे उस जर्नलिस्ट को उन्होंने मारा था। तो ये अमेरिका ने इराक के टाइम पे कितने क्रिमिनल किए, सर्बिया में क्या किया, सब जगह। तो अगर ये क्राइम को अगर देखना चाहते हैं तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली। और आईसीसी के पास अपनी कोई पावर नहीं है, अपनी फोर्स नहीं है। 43 कंट्रीज ने कंप्लेन की थी इसके बारे में। तो यूक्रेन में जो हुआ है, चूंकि यूक्रेन मेंबर है 2014 और 15 में, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोफोर्मा वो चीज की, सब जानते हैं कि पुतिन को वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पुतिन उसको मानते नहीं है, मेंबर नहीं है। तो ये, जैसा मैं समझता हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टंट है और एक न्यूज स्टंट rather than anything else। बिल्कुल सर, और खबरें तो ऐसी सामने आई हैं जिससे ये साफ हो गया है कि इस युद्ध में दामन किसी का भी साफ नहीं रहा है। वॉर क्राइम की जहां तक बात है, उतने ही आरोप यूक्रेन पर रशिया की तरफ से भी लगाए गए। यानी जिनीवा कन्वेंशन का बड़े स्तर पर उल्लंघन यहां पर हुआ है, ये हम सभी ने देखा। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, यूक्रेन के बाद दुनिया में 2 और वॉर फ्रंट खुलने की आशंका भी अब जताई जा रही है। आर्कटिक और बाल्टिक सी में रूस अमेरिका के बीच ऑल टाइम टेंशन हाई है। आर्कटिक महासागर में रूस जल्द करेगा सबमरीन ड्रिल। आर्कटिक में मौजूद है अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्बर। 15 मार्च को अमेरिका कनाडा के बीच हुई थी वॉर ड्रिल। ऐसे में यहां पर अगर रशिया की मौजूदगी होती है या मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश होती है तो टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसे समझने की जरूरत। खबर यह भी है कि बाल्टिक सी में भी रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, और वो ऐसे कि रूस ने एस्टोनिया के पास 4 फाइटर जेट उड़ाए। रूस के फाइटर प्लेन की ब्रिटेन और जर्मनी ने इनको खदेड़ दिया है। 3 दिन पहले बाल्टिक इलाके में अमेरिकी बॉम्बर ने भी उड़ान भरी थी। तो इस इलाके में तनाव किस तरीके से अपने चरम पर है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यही कि क्या 2 और वॉर फ्रंट खुल जाएंगे इन तमाम हरकतों के बाद जो रूस और अमेरिका दोनों ही कर रहे हैं। जानी दुश्मन अमेरिका और रूस एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो सवाल यही है कि क्या वॉर के 2 नए फ्रंट इन दोनों के ही कारण देखने को मिलेंगे, और इसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। वॉर के 2 नए फ्रंट, रूस अमेरिका में भिड़ंत, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर, और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपके सामने। यहां पर रूस करेगा सबमरीन ड्रिल। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स यहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है रशिया, ये माना जा रहा है। आर्कटिक महासागर में रूस का मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बाल्टिक सागर की अगर बात करें तो यहां पर अमेरिकी बॉम्बर यहां से गुजरा। रूस ने 4 फाइटर जेट उड़ाए। रूसी फाइटर जेट्स को जर्मनी और ब्रिटेन ने खदेड़ दिया। बाल्टिक देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो न्यूट्रल स्पेस है वहां पर घुसकर अपनी ताकत को दूसरे से ज्यादा बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस का डर दिखाकर बाल्टिक देशों को हथियार बेच रहा है अमेरिका। तो ऐसे में किस तरीके से हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं ये बता रहे हैं हम आपको। कुछ दिन पहले कनाडा और यूएस ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, कहां? आर्कटिक महासागर में। ऐसे में हम ये बता रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अमेरिका अब तक यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, लेकिन अब जो बवंडर ब्लैक सी से उठा है उसे देखकर लगता है कि अब जंग सीधे रशिया और अमेरिका के बीच छिड़ गई है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ पुतिन की वॉर रणनीति। देखिए क्रेमलिन की रणनीति का वो डरावना हिस्सा जिसमें टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि उसके पार पश्चिमी देश है। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन ऑन, सीरियल अटैक का प्लान। रूसी तैयारी यूरोप के विरुद्ध, शुरू एडवांस गोरिल्ला युद्ध। आसमान पर उड़ान भरते रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स।
यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे। यूक्रेन के लिए चुनौती बने तबाही के पर्याय इन रूसी बारूदी परिंदों की मचाई खलबली भी आपने महसूस की होगी। लेकिन ये उड़ान उस खलबली का अगला और घातक चरण है। जंग का जो स्तर आपके जहन में भी नहीं आया होगा, ये वही स्तर है जो नतीजा है यूक्रेन की जंग में यूरोपियन देशों के उठाए गए रूस के खिलाफ कदम का। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंची उड़ान भरते रूस के इन बारूदी गिद्धों की नजर यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोपियन देशों पर है। और ये सिर्फ दिखावे या दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके पेट में रखे नश्तर जैसे हथियार किसी भी वक्त किसी भी टारगेट के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। ये रूस के तबाही मचाने वाले MiG-31K और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Su-24 हैं। जिन्हें नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया है और दावा है कि नेटो के F-35A लिथनिंग 2 ने आगे बढ़ने से रोका है। और अगर ये सच है तो फिर आने वाले दिनों में यूरोपियन देशों पर यूक्रेन की जंग में मदद का हाथ बढ़ाना भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी प्लेन्स की उड़ान का सीधा मतलब है आसमान से आने वाली रूसी तबाही किसी भी देश के शहर को तबाह कर सकती है। वॉर जोन से दूर रूस के एक्शन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विश्व युद्ध की शुरुआत के पहली बार संकेत दे रही है। रूसी फाइटर जेट्स और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नॉर्वे सी के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए हैं उड़ान भरते हुए, जिससे यह पता चलता है कि रूस ने न केवल जंग की सीमा का विस्तार किया है बल्कि पहली बार इस विस्तार की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी है। विश्व युद्ध के लिए रूस की आसमानी प्रलय की तैयारी का संकेत इस उड़ान से कैसे मिला, इसे नक्शे के आधार पर समझना आसान होगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले रूस के घातक एक्शन प्लान का एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। नॉर्वे सागर पर उड़ान भरने वाला रूस का MiG-31K हथियारों से पूरी तरह लैस था। दावे के तहत MiG-31 में फिट 4 मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च थी। इन मिसाइल्स के R-33 या R-37 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी रूसी फाइटर प्लेन्स लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस थे। जिसका सीधा मतलब है कि रूसी फाइटर जेट के खिलाफ एक भी एक्शन दुश्मनों पर कहर बन सकता था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फाइटर जेट में जिन मिसाइल्स के फिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है वो दोनों ही बेहद घातक हैं। एक नजर में इन मिसाइल्स की ताकत भी समझ लीजिए। R-33 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 304 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ढोने में सक्षम है। रूस की ये घातक मिसाइल 3 वेरिएंट में रेडी टू फायर है। इसके अलावा जिस R-37 का जिक्र किया जा रहा है वो भी तबाही का दूसरा नाम है। ये मिसाइल R-33 का ही एडवांस्ड वर्जन है, जिसकी क्षमता का मुकाबला करने वाली या रोकने वाली इस कैटेगरी में मिसाइल नेटो के पास नहीं है। R-37 एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी उड़ान की गति 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 398 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने को तैयार है। साथ ही ये मिसाइल किसी भी तरह के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि नॉर्वे सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले रूसी फाइटर जेट से टकराना आसान नहीं था। अगर टकराव होता तो दुश्मनों का विनाश तय था। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। MiG-31K के साथ Su-24 बॉम्बर भी उड़ान भर रहा था।
हालांकि Su-24 में किसी भी तरह के हथियार न होने का दावा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में हथियार न होने का पुख्ता दावा हो नहीं सकता, क्योंकि मिसाइल्स के अलावा बम स्टोरेज में लोड हथियार के बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन नॉर्वे के रक्षा मंत्रालय ने F-35A से दोनों रूसी विमानों को न सिर्फ रोकने का दावा किया है, बल्कि हथियारों के बारे में भी खुलासा किया है और लोकेशन मैप ने यूरोप पर बारूदी प्रलय की तस्वीर दिखा दी है। रूस के MiG-31K और Su-24 को नॉर्वे सागर के ऊपर इंटरसेप्ट करने का दावा किया जा रहा है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड सी है, वहीं उत्तर पूर्व में बैरेंट सागर है। इसमें बैरेंट सागर तक रूस की एंट्री हो सकती है, लेकिन नेटो देश के अधिकार वाले समुद्र क्षेत्र में उड़ान का मतलब है टारगेट तय करना, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस शुरुआती निशाने हो सकते हैं। यानी रूसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से कई देशों के कई शहरों को तबाह किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया ताकि भविष्य की रणनीति का सार्वजनिक ऐलान हो सके। रूस की रणनीति को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह है कि रूस के टारगेट पर अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के तमाम शहर हैं। लेकिन फिलहाल विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल रशिया की तरफ से नहीं होगा। हमले की स्थिति आने पर रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जाएगा, जिससे तमाम देशों के कई शहरों में बर्बादी होगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने एक ऐसा सुझाव सार्वजनिक मंच पर क्रेमलिन को दिया है जो यूरोप में तबाही की तस्वीर को साफ करता है। हालांकि इसे रूस का प्रचार माना जा रहा है, लेकिन इससे रणनीतिक स्थिति साफ हो रही है। यानी एडवांस्ड गोरिल्ला वॉर। अब मुमकिन है कि प्राइवेट आर्मी की ड्रॉपिंग यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट तरीके से शुरू हो चुकी हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर 10 शहर सबसे पहले तबाह होंगे। इनमें पहला है यूरोप में सप्लाई सेंटर बर्लिन, दूसरा लंदन और तीसरा है ओस्लो। इनके अलावा वॉर्सो, ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस, बुखारेस्ट, तालिन और रीगा तबाह हो जाएंगे। अब मुमकिन है कि इसी रणनीति के तहत नॉर्वे सागर में रूस के हथियार से लैस फाइटर जेट्स और बॉम्बर ने उड़ान भरी हो, और अगर ये सच है तो फिर समझ लिया जाना चाहिए कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सैनिक ने तबाह किया रशिया का T-90 टैंक। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना लगाया गया है। ATGM से हमले के बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। धमाके में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। एक और बड़ी खबर भूलेदर से सामने आ रही है। यहां एक्शन में दिखी है रशिया की तोपें। रूस ने यूक्रेन ट्रेंच पर गोले बरसाए। ट्रेंच में मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस ने ड्रोन से सटीक लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद यह हमला हुआ। लगातार जुड़े हुए हैं। केजे सिंह सर, सवाल मेरा यही है, लगातार जो तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस युद्ध का अभी फिलहाल कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रतिभा जी, इस लड़ाई को समझने में हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कि इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ही ऊपर है, और जो नैरेटिव की लड़ाई है वो बहुत बड़ी
सफाई से लड़ी जा रही है। जी तो जिस तरीके से ये वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, विनय जी ने भी बताया कि कई चुने हुए इलाकों से वीडियो रिलीज किए जाते हैं, T-90 टैंक का निशाना बनाना, इसमें बहुत कुछ साइकोलॉजिकल डायमेंशन का है। देखिए, जहां तक विश्व युद्ध का सवाल है, मेरे विचार से 1 साल के बाद रूस काफी हद तक अपनी शक्ति को गंवा चुका है। उसका जो वॉर वेस्टेज रिजर्व था, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स थे, इन सब के ऊपर काफी असर पड़ा है। तो मुझे सर, मैं आपको माफी के साथ, बहुत ज्यादा माफी के साथ रोक रही हूँ सर। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ये कि जंग के बीचों बीच अचानक क्रीमिया पहुंच गए हैं पुतिन। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अभी कुछ देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर देखने वाले हैं। लीजिए, ये वो तस्वीरें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, क्रीमिया को लेकर टेंशन बढ़ा हुआ है और इस बीच अचानक पुतिन पहुंच गए हैं क्रीमिया और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पुतिन का ये क्रीमिया दौरा किस तरीके से अहम हो जाता है समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं कई सारे अधिकारियों के बीच पुतिन, और ये क्रीमिया की तस्वीरें हैं। वही क्रीमिया जिसको लेकर यूक्रेन लगातार दावे कर रहा है, जिसको लेकर रूस आरोप लगा रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने ड्रोन भेजकर इंफॉर्मेशन निकाल रहा है और क्रीमिया पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। उसी क्रीमिया पर पुतिन का पहुंच जाना किस ओर इशारा करता है, विनय सर? देखिए, बात है कि मनाई जा रही है रूस में क्रीमिया के शामिल होने की वर्षगांठ जो है कल, तो सन 14 में जो हुई थी, तो उस सिलसिले में पुतिन वहां पहुंच गए हैं और ये दिखाते हैं कि एक तो है उन्हें डर नहीं है। आपको याद होगा कि शुरू में इसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा था पुतिन बहुत बीमार हैं, कुछ महीने में खत्म हो जाएंगे, उनको कैंसर है, ये है वो है एंड ऑल दैट। इधर यहाँ तक तो सर ये भी कहा गया था कि बॉडी डबल यूज करते हैं, इतने बीमार है कि बॉडी डबल यूज करते हैं। जी हाँ, तो एक तरह से कि और देखिए कि इस लड़ाई के चक्कर में जो है पुतिन की जो के विरोधी थे वो लोग भी एक जमाने, जैसे आपने याद दिलाया कि वो जो टीवी एंकर जिनको बहुत क्लोज टू पुतिन का कहा जा रहा है, वो उनके विरोधी थे। पर आज जो हैं जो हैं उनके साथ ही उनके पक्ष में हो गए। तो रूस एक तरह से सिंबल हो गए रशियन रेजिस्टेंस के, एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड के खिलाफ। तो ये जो है, और जो वहां जाना उनका वहां पर है, ये तो एक मॉरल बूस्टर है एक तरह से। बिल्कुल, कभी कल बिल्कुल परसों वो मिलने वाले हैं। भी अगर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। जैसा कि विनय सर बोल रहे हैं कि ठीक है, एक मौका भी था, लेकिन एक मैसेज भी तो यहाँ से बहुत बड़ा दिया जा रहा है दुनिया भर को। देखिए, क्राइमिया जो है वो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है और किसी भी हालत में रशिया आखिर तक इस क्राइमिया को नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो या इस वार का जो भी नतीजा निकले, ये हम सब जानते हैं जी। और अब ये 9th एनिवर्सरी हो रही है, जैसे बताया कि तो उसके जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उसमें ये बनता है कि पुतिन ने जाकर के वहां पे दिखाया कि ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और ये मैसेजिंग है दुनिया के लिए कि आप इसकी तरफ देखें भी नहीं, खास तौर से ज़ेलेंस्की। तो मेरा मानना ये है कि ये पुतिन जो है दिखा रहे हैं कि हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जहां तक बात थी, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि रशिया की काफी वो कम हो गई है, तो मेरा मानना है कि रशिया ने अपनी पूरी फोर्स अभी तक यूक्रेन में यूज नहीं किया है, क्योंकि रशिया अपना फ्रंट, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, चाहे वो आर्कटिक में हो, चाहे वो यूरोप या नेटो के खिलाफ हो, उसके लिए पूरी तैयारी किया हुआ है। इसका एयर एसेट्स आज तक यूज नहीं हुए हैं अभी तक। तो आप ये देख सकते हैं कि रशिया की जो मेन है कि वो ऐसा बड़ी पावर्स, जो सुपर पावर्स, एक ही जगह अपने आप को नहीं झोंक देती है, और इसलिए उनको पता है कि हमारा जो मेन लड़ाई है वो अमेरिका और नेटो के साथ में है। तो उसकी तैयारी अपनी पूरी तरह से रखना है, क्योंकि नहीं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यूक्रेन से लड़ना इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है। तो इसलिए छोटी-छोटी क्राइमिया की है सर, ये कितना क्रूशियल है ये हमने तभी देख लिया था जब कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था और उसका बदला 80 से ज्यादा मिसाइलें दागकर तुरंत पुतिन ने लिया था। पुतिन ने दोनों इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर है। रूस को क्राइमिया और सेवेस्तोपोल पर हमले की आशंका सता रही है और इस बीच ये बड़ा आदेश दिया गया है। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए गए।
क्राइमिया और सेवास्तोपोल पर हमले की आशंका के बीच ये बड़ा आदेश जो कि पुतिन की ओर से दिया गया। तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हालात आखिरकार क्यों बने हैं कि इतना बड़ा आदेश देना पड़ गया है। रूस वर्सेस अमेरिका जो हमने ब्लैक सी में देखा, ब्लैक सी में दरअसल एक बार फिर से अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन नजर आया है। इससे पहले आपको याद होगा 14 मार्च को रूस ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। उस वक्त भी टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। अभी फिर से हालात वैसे ही हैं। अमेरिका का एक्शन क्या हुआ इस पर? ड्रोन पर हमले से वॉशिंगटन का मिशन नहीं रुकेगा, ये अमेरिका का एक्शन था, लेकिन उस पर रूस का रिएक्शन क्या था उसे भी समझिए। रूस का रिएक्शन, न्यूयॉर्क के पास अगर ड्रोन उड़ेगा तो अमेरिका को कैसा लगेगा, इस तरीके से रिएक्शन दिया गया था। इसके अलावा खबर क्या है इसको समझिए। क्राइमिया सेवास्तोपोल को लेकर पुतिन की अहम बैठक हुई है क्योंकि रूस को आशंका इस बात की है कि अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन। रूस के नेवी बेस सेवास्तोपोल पर फिर से हमला करने की प्लानिंग हो सकती है और इसी को लेकर यह बड़ा आदेश दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। सेवास्तोपोल पर हमला करके रूस की नेवी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में ब्लैक सी में बवंडर जैसे हालात हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद रूस के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया। पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 देने का ऐलान किया है, ये बड़ी खबर है। पोलैंड के बाद स्लोवाकिया भी 13 MiG-29 देगा। तो यूक्रेन को मदद का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में MiG-29 पोलैंड के बाद स्लोवाकिया भी देगा, ये बड़ी खबर। और देखिए MiG-29 की हम बात कर रहे हैं तो TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपके सामने है MiG-29 फाइटर जेट। समझिए इसकी कि क्या महत्व है, इसका क्या ताकत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 16 फीट, विंग स्पैन की बात करें तो 37 फीट, लंबाई की बात करें तो 57 फीट और 4th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। इसकी रेंज की बात करें तो 1430 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड की बात करें तो 2756 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। हथियारों से लैस अगर ये है तो वो R-72 मिसाइल है, R-60 मिसाइल है, अनगाइडेड रॉकेट है और 3000 किलो बम से ये लैस हो सकता है। तो MiG-29 की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि क्या कुछ विशेषताएं इसकी हैं और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर पोलैंड और स्लोवाकिया ये सप्लाई करने वाले हैं। तो सिंह सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बड़ी मदद के तौर पर साबित होगा? देखिए, हवाई युद्ध अभी कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। चिंता की बात तो ये थी कि रूस ने अभी तक जो अपना हवाई क्षमता थी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए थे। उसकी वजह अभी तक जो विशेषज्ञ है वो नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वजह थी कि रूस ने पूरी तरीके से इतनी बड़ी रूस की प्रतिष्ठा थी हवाई की क्षमता की, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें पोलैंड और दूसरे देशों से यूक्रेन को हवाई जहाज दिए जा रहे हैं। अब इन हवाई जहाजों को देने के बाद में पायलट्स का ठीक तरीके से ओरिएंटेशन करना, ठीक है, उनको फील्ड करना, उसका स्ट्राइक पैकेज बनाना। बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं सर कि इस युद्ध के दौरान यूक्रेन को लगातार मदद दी जा रही है और इसीलिए शायद ये कहा भी जा रहा है कि जब तक ये मदद मिलती रहेगी तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और इसीलिए हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि क्या कयामत आने वाली है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में हम देख रहे हैं रूस और अमेरिका आमने सामने एक बार फिर से आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।